अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं। लास्ट लेक्चर हमने देखा, हमारे पास जो है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के ऊपर हमने बात की। तो लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है। बहुत डिटेल डिस्कशन हुई हमारे पास कि स्ट्रेटजी तो इम्पॉर्टेंट है ही है। जो हमारे पास स्ट्रेटजी है, नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे पास डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारे पास स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, उनको स्ट्रेटजी बनाते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी स्वॉट एनालिसिस की कि वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें, थ्रेट्स भी देखें, बट साथ साथ इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी वो जो है उसके ऊपर भी फोकस करें। तो बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं थोड़े से रिकैप करना चाहूँगा आपके साथ। हमने बात डिस्कस की थी कि हमने बिजनेस स्ट्रेटजी अच्छी तरह से बना ली, और बट हमारे पास इशू ये हुआ कि स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो उस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फेज पर फेल हो जाए तो जितनी अच्छी पॉलिसी बनाई गई थी उसका कोई यूज़ हमारे लिए नहीं होगा। हमने ये बात रिपीट की थी कि हमारे पास एक अच्छी या परफेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो कई दफ़ा काम नहीं आती अगर वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट ना की जाए। परफेक्ट स्ट्रेटजी हमारे पास क्या हुआ कि हमने प्रॉपर एक एक्शन प्लान डिज़ाइन किया, सब कुछ हमने किया, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इस तरह के केस के अंदर भी हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो बिग लॉसेस जो है वो बियर करना पड़ते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास एक बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो एक अच्छी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेज में उसको इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉफिट का जो है वो सोर्स बनती है। अब यहाँ पे क्या रीज़न है कि स्ट्रेटजी बनाने वालों में कोई मसला है, या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने वालों में कोई मसला है, या स्ट्रेटजी एवेल्युएशन वालों में कोई प्रॉब्लम है, किस फेज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या कौन सा ज़्यादा फेज़ जो है वो बहुत जो है वो मेजर रोल प्ले करता है एक स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से जो है वो आगे लेकर चलने में। नो डाउट जो हमारे पास स्ट्रेटजी के तीनों फेजेस हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी एवेल्युएशन, ये तीनों नो डाउट एक अपनी जगह पर बहुत अहमियत के हामिल हैं। तीनों के तीनों जो हमारे पास फेजेस हैं स्ट्रेटजी के, लेकिन हर फेज का एक अपना पार्ट है। लाइक हम बात करें स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में टॉप मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो है वो एक अच्छे और एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस कर सकेंगे। अगर आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट है उनको मार्केट के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, और जिस बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस के साथ टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है लिंक्ड नहीं है, या फिर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो शायद वो बेहतर तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में एडवाइज ना कर पाए। ऐसे फेज के अंदर तो आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो ऑफ कोर्स जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फेज पर ही फेलियर की तरफ चली जाएगी। बट हमारे पास अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फेज पे अच्छे लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस से आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपकी इम्प्रूव होती है। जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, जो पास्ट स्किल्स हैं, जो पास्ट मुश्किलात आपने फेस की और फिर उनको आपने हैंडल किया, उनको आपने सोल्यूशंस दिए, वो तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं एक एक्सपीरियंस को बिल्ड करने में। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस स्ट्रेटजिस्ट बैठे हुए हैं, जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटजिस्ट, वो जो बैठे हैं अगर वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, इंट्यूशन स्किल उनके पास ज़्यादा होगी, इंट्यूशन एनालिसिस उनका हाई होगा, तो वो एक अच्छी तरह से स्ट्रेटजी को जो है फॉर्मुलेट करेंगे और आपको उसका जो एक्शन प्लान है वो भी दे पाएंगे कि आपने स्ट्रेटजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस फेज पर कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, तो ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुली जो है वो हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ ये बात देखी कि हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन तो है, बट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास जो HR कैपेबिलिटीज़ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स आपने हायर किया हुआ है, वो अगर स्किल्ड नहीं है, या उसके पास इतनी स्किल ही नहीं है कि वो जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने जो स्ट्रेटजी, उसको करने के लिए आपको कोई स्किल रिक्वायर्ड है। कुछ स्किल्स होती हैं जो एम्प्लॉयज़ के पास हैं, कुछ नहीं होती, तो आप आउटसोर्स करते हैं। जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आती है, बट जो ऑर्गेनाइजेशनल की इंटरनल इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी जो है लीक आउट होती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं।
तो आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स भी हैं और आउटसोर्सिंग के नुकसानात भी हैं, लेकिन इसको अगर हम समराइज करें लास्ट जो हमने डिस्कशन की, तो उसको हम यही कहेंगे कि एक अच्छा प्लान अगर बनाया भी जाए और इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्युएशन फेज में अगर प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस ना किया जाए और कंसंट्रेशन ना दी जाए, या उसे प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं वो कैपेबल नहीं है, तो एक अच्छा प्लान भी बुरी तरह से फेल हो सकता है। कई दफ़ा से एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने स्किल्ड होते हैं, और मॉनिटरिंग इतनी अच्छी तरीके से की जाती है कि वो इम्परफेक्ट प्लान आपके लिए जो है वो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लेता है। तो इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि सारी चीज़ें जो है लिंक्ड हैं। स्ट्रेटजी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कहीं भी किसी भी वक्त हम अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी स्ट्रेटजिक टूल्स की, इसमें हमने दो बातों को जो है वो क्लियरली डिस्कस किया। एक हमने कहा ग्लोबलाइजेशन का क्या बेनिफिट है, हमने कस्टमर के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं उससे हमने बेनिफिट बताए कि कस्टमर के पास जो है चॉइसेस उसको मिलती हैं बहुत ज़्यादा, कस्टमर जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है उसके पास प्रोडक्ट की वैरायटी आती है, वो प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से देख सकता है। फिर हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, हमने कंपटीटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कंपटीटर्स के ऊपर क्या आता है, एक इंडस्ट्री के ऊपर उसका क्या आता है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका जो है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा। लास्ट उसके बाद जो हमने जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की, इंपॉर्टेंट फैक्टर बल्कि हम कहेंगे, वो हमारे पास ई कॉमर्स का इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में एंड आजकल की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में इट रियली प्लेड अ वेरी बिग रोल। ई कॉमर्स इज अ टूल विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गो अक्रॉस द border, whether you are existing physically or not, you can just sell your product outside the country borders। आप अपनी कंट्री से बाहर अपना प्रोडक्ट बहुत आसानी से बेच सकते हैं। ई कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चीज़ है वो है इंटरनेट का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा रहा ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स की डेवलपमेंट के अंदर भी इंटरनेट ने बहुत रोल प्ले किया। बिजनेसेस की डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। बिजनेसेस जो है वो अब ऑफ शोर बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। कस्टमर्स के बारे में एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कस्टमर के सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी कंट्री के कस्टमर्स, बाहर की कंट्री के कस्टमर्स, दूसरे मुल्कों के अंदर कस्टमर्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं ई कॉमर्स ने बहुत फैसिलिटेट कर दी। अब आपका जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है। जिस हमने लास्ट में एग्जांपल ली कि हमारे पास एक स्टोर है और वो स्टोर जो है वो हमारे पास जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसका प्रोडक्ट कुछ लोगों की एक्सेस में है और कुछ लोग ही उस प्रोजेक्ट की जो रीच में है, उस स्टोर की जो रीच में है, इर्द गिर्द के इलाके के लोग वही उससे सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं। बट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे तहसील के या दूसरे शहर के लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। बट ई कॉमर्स के आने से अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दें तो पूरी दुनिया के लोग आपके उस प्रोडक्ट को ईजिली क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए ई कॉमर्स के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और ई कॉमर्स के बेनिफिट्स कस्टमर के हवाले से हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किए, लास्ट लेक्चर्स के अंदर। और इस तरह से होपफुली कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप इसके अलावा जो है फ्रेड आर डेविड की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड केसेस बुक, उसके अंदर इसकी डिटेल्स आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेट को भी आप देखें, एक्सप्लोर करें कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ई कॉमर्स ने किस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस के ऊपर बिजनेस पॉलिसीज जो है उनको स्ट्रेटजिकली मैनेज करने में ई कॉमर्स ने किस हद तक जो है अपना रोल जो है वो प्ले किया है। काइंडली आप इंटरनेट कंसल्ट करें और अपने नॉलेज को बुक्स के अलावा इंटरनेट के थ्रू भी आप इन्हांस करें। जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के अंदर जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। ये स्ट्रेटजीज या ये जो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको हम इनिशियली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर ये वर्ड्स रिपीट होंगे, वहाँ पर इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी, बल्कि जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा होगा उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो हम उसको डिस्कस करने के बजाय हम जो है टर्मिनोलॉजीज को अभी से आपको समझा देते हैं। इसके अंदर आप टर्मिनोलॉजीज आपको जब इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर या बुक ड्यूरिंग द
व्हेन यू रीड योर बुक, वहां पर भी आपको ये लफ्ज आसानी से जो है वो समझ आ जाएंगे। तो जो मेजर हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी के अंदर, वो हम अगर देखें, हम उनको देखें तो हमारे पास विजन एंड मिशन है। विजन क्या होता है, विजन कौन बनाता है, मिशन क्या चीज होती है, मिशन लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, विजन जो है वो जो है प्रेजेंट को जो है फोकस करता है या फ्यूचर को फोकस करता है। जो मिशन स्टेटमेंट है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मिशन स्टेटमेंट कि हम एग्जांपल देखेंगे हमारे पास क्या है, विजन स्टेटमेंट की हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास विजन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, किस तरह से हम इनको लेकर चल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, स्ट्रेटेजिस्ट क्या होते हैं, पॉलिसीज हमारे पास क्या होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बार बार आपके जो है सेशन के अंदर जो है वो रिपीट होंगी। तो इसलिए आपका फोकस जो है इस लेक्चर के ऊपर ज़्यादा हो ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके हमारे पास इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को, ताकि ये टर्मिनोलॉजीज़ आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको आसानी से समझ आ सके। विजन मिशन की हम अगर बात करेंगे तो हम विजन मिशन का कंपैरिजन भी करेंगे कि किस जगह पर विजन काम आता है, किस जगह पर मिशन काम आता है। विजन जो है वो चेंज हो सकता है या नहीं चेंज हो सकता है, मिशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या वो चेंज होता है। हम कंपैरिजन करेंगे कि वेदर मिशन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट और हमारे पास मिशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। इनका हम कंपैरिजन करेंगे ताकि आप विजन मिशन की अंडरस्टैंडिंग जो आपके पास easy है, you easily understand the concepts of vision mission, but you can easily compare the vision and mission as well। तो ये हमारे आज के जो लेक्चर है उसका हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को। तो हमारे पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो हमारे पास है अडॉप्टिंग टू चेंज। चेंज हमारे पास क्या चीज़ है, चेंज कहाँ से आती है, ऑर्गेनाइजेशंस चेंज को किस तरह से अडॉप्ट करती हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि चेंज का जो है वो सोर्स बनते हैं। हमें इन तमाम चीज़ों को जो है स्लाइड में डिस्कस करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने डिस्कस की, हमारे पास बार बार चीज़ डिस्कस की जा रही है हमारे पास के अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपके पास आती हैं। आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग जो है वो बार बार करनी पड़ती है और उस स्कैनिंग का जो है पर्पज़ है वो यही होता है कि आप अपने जो है थ्रेट्स को मॉनिटर करेंगे, कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं जो कि आपकी करंट स्ट्रेटजीज के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपकी पास हैं मार्केट में, और आप अपनी स्किल्स को अपने पास ह्यूमन रिसोर्स को आप जो है वो किस तरह से इम्प्रूव करके आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेल कर सकते हैं, या आप एक नया वेंचर कैपिटल जो है उस अपॉर्चुनिटी के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चेंज है वो कहाँ से आएगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है इंटरनल इन्वायरमेंट को एज वेल एज योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस थिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आप अपने इंटरनल जो है फैक्टर्स हैं उनको भी आप स्कैन करते हैं और जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी आप स्कैन करते हैं। और हमारे पास स्कैनिंग का मकसद क्या है, ये जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को अपनी स्क्रीन कर रहे हैं, इसका हमारे पास पर्पस क्या है। पर्पस हमारे पास ये होता है कि हम अपनी इंटरनल जो स्ट्रेंथ्स है वो हम हाईलाइट करें, हम उनको इन लिस्ट करें कि इंटरनली हमारे पास ये वाली स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई एक्सटर्नली आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, इंटरनल स्ट्रेंथ्स, आपकी मार्केटिंग स्किल, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपका जो HR है उसको आप देखते हैं कि जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज, उसका स्किल, लेबर की आपके पास जो लेबर कितनी आपके पास है, ये तमाम चीज़ें आप इंटरनल स्ट्रेंथ्स के अंदर शामिल करते हैं। आप देखते हैं कि इंटरनली आपके पास ये स्ट्रेंथ्स हैं, आप फाइनेंशियली साउंड हैं, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफेक्ट है, आपके पास जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अभी अवेल करें तो आपके पॉलिसी मेकर इसके ऊपर आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं। आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आपको अच्छे तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके प्रोडक्ट को आगे लेके जाने में, आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने में, ग्रोथ आपकी बढ़ाने में, मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने में। अगर आपके पास ऐसा है फिर तो आपके पास
जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके एक अच्छे मार्केट लीडर जो है वो साबित हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ हो तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल करना आसान हो जाती हैं। अगर हम इसको ही उल्ट करें कि वी डोंट हैव द स्किल्स बट वी हैव द अपॉर्चुनिटीज़, तो फिर हमारे पास इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आपके कंपटीटर्स हैं, अगर उनके पास वो स्ट्रेंथ्स हैं तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे और कई दफ़ा एक छोटा सा गलत डिसीजन बहुत बड़े मार्केट शेयर को हमारे पास क्या होता है वो कम कर देता है। हम अगर इसके हम एग्जांपल लें हमारे पास, तो हम फोटोग्राफी को देखें। फोटोग्राफी की जो इंडस्ट्री है, इनिशियली जो है वो कैमराज सिर्फ फोटोग्राफर के पास ही हुआ करता था, घरों में कैमरे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम लोगों के पास जो थे वो कैमरा थे। और अब आपके पास देखें, आपके पास मोबाइल के अंदर जो है कैमराज हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी इन्हांस हो गई है कि आपके पास 8-12 मेगापिक्सल कैमराज आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल हैं। इवन कैमराज में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि आपके पास मोबाइल के अंदर जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू आप अपने देखें उस चीज़ को आप इजीली कंट्रोल मॉनिटर कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी की आप इंडस्ट्री देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या है वो चीज़ वो हमारे पास टोटली एब्सोल्यूट होती चली जा रही है। अब उसकी जो है वो डिमिनिश होने का पर्पज़ आपके पास ये है कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं और मार्केट के अंदर इतनी फैसिलिटेशन अवेलेबल है कि अब वो इंडस्ट्री बिल्कुल एब्सोल्यूट होगी। फोटोग्राफर जो आपके पास थे, जिनकी शॉप्स थी, जो मार्केट्स थी, अब देखें उन्होंने अपने बिजनेस स्विच करके वो दूसरी डायमेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है क्लाइंट खुद ही हर चीज़ को प्रोसेस कर लेता है। स्कैनर्स आपके पास अवेलेबल है, आप पिक्चर को स्कैन करें, दोबारा निकलवाने की ज़रूरत नहीं, उसी को आप दोबारा जो है आपके पास कलर प्रिंटर है, आप खुद प्रिंट लें एंड मीन whatever you like to do you can do with that picture। तो हमारे पास देखें कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है स्क्रीनिंग आपने की तो आपको पता चला कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं। अब फोटो इंडस्ट्री के लिए वो थ्रेट बन चुकी है। जो मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आई उसने थ्रेट क्रिएट कर दी, किसके लिए? फोटोग्राफर्स के लिए, कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। बट अगर वो अपनी स्किल्स को बढ़ाते टाइम के साथ साथ, वो तमाम जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई, जो तुम्हारे पास तमाम चेंजेस आई, अगर उनको प्रॉपरली टाइमली उसको वो लोग अडॉप्ट करते तो आज वो लोग भी अपनी मार्केट इंडस्ट्री में क्या करते वो लीड कर रहे होते। लेकिन हमारे पास जो स्क्रीनिंग है हमारे पास, हमने कहा कि आप अपने इन्वायरमेंट को जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, इंटरनल इन्वायरमेंट को भी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी, सिर्फ इसीलिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो प्रॉपर एंड ऑन टाइम जो है अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आपने उस वक्त उसको अवेल कर लिया तो आप जो है उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, अदरवाइज मतलब आपको लेट टर्म्स के अंदर जो है वो आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो शायद आपके लिए वो थ्रेट बन जाए, अपॉर्चुनिटी ना रहे आपके लिए थ्रेट बन जाए। तो जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है एनवायरनमेंट की वो हेल्पफुल रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली एक लिस्ट बनाएं और मैच करते रहें। अगर अपॉर्चुनिटी के मुताबिक स्किल्स अवेलेबल हैं तो वो उनको आगे लेकर चलें, अगर स्किल्स अवेलेबल नहीं हैं तो क्या करें कि अपनी स्किल्स को इन्हांस करें और आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो टाइमली क्या कर सकें, वो अवेल कर सकें। जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास टाइमली डिसीजन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक अपॉर्चुनिटी जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, स्किल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैपेबल है, फंडिंग आपके पास है, फाइनेंशियली यू आर स्ट्रॉन्ग, आपके पास R&D डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है कि ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकती है, तो आप उसको अवेल करें। अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास उस वक्त में बेनिफिशियल होगी, बट उस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम के लिए होती है, हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं होती, उसको आपका कंपटीटर जो है वो कैश कर लेगा। तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान देखना है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो टाइमली डिसीजन है अपने किसी भी स्ट्रेटजी के हिसाब से या डिसीजन मेकिंग, एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो है वो बहुत टाइमली डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है और आपने देखना है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी से मैच करती हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर नहीं मैच करती तो आप देखें कि आने वाले ईयर्स के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल हम ई-कॉमर्स एग्जांपल लें, इंटरनेट के आने से अपॉर्चुनिटीज़ की एक लातादाद लिस्ट बनी, तो जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ्स को
अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया, तो वो आज भी मार्केट में लीड कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि हमारे पास जो है मार्केट के अंदर जो है ये कैपेबिलिटी आने, ये जो है अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उन्होंने अपनी स्किल्स को उस हिसाब से इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी, अपनी जो है इक्विपमेंट को उन्होंने इन्हांस किया, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को उन्होंने क्या किया, इन्हांस किया, और उन्होंने जो है ईजिली जो है मार्केट शेयर कैप्चर किया। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं WTO की। WTO के आने से हमारे पास क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या हुआ, वो लेजिस्लेशन लगी कि आपने ISO जो है उसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। ISO जब अब आपको फॉलो करने का हुआ कि आपने ISO फॉलो करना है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी ISO फॉलो कर रही थी उनको तो जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल गई। लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ जिनका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो ओरिजिन कंट्री के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्ट में लीड कर रही थी, वो कंपनीज पीछे रह गई। अब WTO ने जहां पर आपके पास थ्रेट्स क्रिएट की इंडस्ट्री के लिए, वहां एक अपॉर्चुनिटी भी बनाई। अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनी जिनके पास स्ट्रेंथ थी, और वो थ्रेट उनके लिए बनी जिनके पास जो है ISO स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, या वो क्वालिटी कंट्रोल के वो तमाम प्रोसेसेस जो थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो टाइमली डिसीजन जो है आपको देखना है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली आपके पास चेंजेस आती रहती हैं। तो जो चेंज इज कांस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, तो आपको अपनी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के साथ साथ डिसीजन को भी टाइमली जो है वो मैनेज करना है। तीसरी चीज़ हम इसमें जो अडॉप्टिंग टू चेंज में हम जो तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ चेंज। हम इस चीज़ को हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि टाइमली डिसीजन हमारे पास है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हमारे पास है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल राइज इन द डिग्री ऑफ द चेंज। एक्सपेरिमेंट जो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल चेंजेस आ रही हैं आपके पास कहाँ पर, इन्वायरमेंट के अंदर, उसको भी आपने स्कैन करना है। कौन कौन सी जो हमारे पास चेंजेस हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं एक बिजनेस को, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास तीन जो हैं वो मेजर जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन से या ई-कॉमर्स के आने से तीन जो हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आई हैं। इन्होंने फ़ायदा भी दिया है, बट एक इंडस्ट्री को इनकी वजह से लॉस भी हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आपके पास आया, कंप्यूटर्स आपके पास आए। आप इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जब कंप्यूटर्स पाकिस्तान में आए तो लोगों ने इनिशियली ये बात करना शुरू कर दी कि लोगों की जो जॉब्स हैं वो छिन जाएंगी, जबकि कंप्यूटर बनाने वालों का ये था कि ये जॉब क्रिएशन का सोर्स बनेगी, कि कंप्यूटर के आने से जॉब्स जो होंगी वो ज़्यादा मार्केट में क्रिएट होंगी। लेकिन जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं जी, कि कंप्यूटर के आने से जो है वो जॉब्स आपके पास क्या हो रही हैं, वो कम हो रही हैं। लेकिन आज उस टाइम को देखें 1992, 1991 या 2000 की आप बात करें, और आज आप 2000 आजकल का आप टाइम देखें तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि वाकया ही कंप्यूटर ने जॉब्स क्रिएट की हैं, कंप्यूटर ने जॉब्स छीनी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो है उसको टाइमली अडॉप्ट करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है तो क्या बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो वही पुराने मेथड्स के साथ सब कुछ क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, जो वो स्टील को मेल्ट करते हैं उनका पुराना मेथड है, जो तमाम फर्नेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओल्ड, फ्यूल ज़्यादा लग रहा है आपका, हर चीज़ में आपके पास कॉस्ट क्या है वो ज़्यादा है। लेकिन मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, कस्टमर की जो अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या होती चली जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब इसका लॉस क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर शायद कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है वो लेना छोड़ दे और उस इंडस्ट्री का ले जो कि उनको मतलब कि चीप रेट्स के अंदर वही प्रोडक्ट और वही क्वालिटी दे। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो आपको परफॉर्म्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो है ही है, बट वहाँ पर जो है वो प्रोसेस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का एक फुल फ्लेज प्रोसेस है। एक चीज़ जब प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको एक प्रॉपर स्टेप वाइज सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट जो है फेजेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की आने से, अगर आप टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इनपुट दें और टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें, तो आपके जो प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी।
आपकी लेबर कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन जो आपकी प्रोसेस कॉस्ट है वो भी आपकी कम होगी। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपके पास जो है टाइमली डिसीजन तो है ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से उसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। और जब आपके पास प्रोसेस इन्हांस्ड होगा तो ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी वेल डिफाइंड, और वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी क्या होगा, आपके पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब आपके पास प्रोडक्ट रिफाइंड होगा और क्वालिटी में अच्छा होगा तो मार्केट में जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स होंगे उनके बनस्बत इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो कस्टमर जो एक्सेप्टेंस है वो भी आपके पास जो है वो डिपेंडेंट है कि आप कौन सा जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्वालिटी जो है वो आप फोकस करते हैं या आप फोकस नहीं करते। टेक्नोलॉजी को हमने, ये एग्जांपल भी हमने देखी टेक्नोलॉजी की, इस तरह आप टेक्नोलॉजी को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का टेक्नोलॉजी के साथ इन टच होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ नहीं करते, अगर जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमारे पास हैं, मार्केटिंग रिसर्च के हमारे पास टूल हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के हमारे पास तमाम टूल्स हैं, अगर आप इन तमाम रिसोर्सेज को जो कि ईजिली अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हमारे पास हैं, सिस्टम्स की फॉर्म में भी हैं, अगर आप इनको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते और टाइमली अडॉप्ट नहीं करते तो आपके पास क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस इनको अडॉप्ट कर रही हैं वो मतलब कि आपसे आगे निकल जाएंगी। आप अगर अपने मैनुअल सिस्टम को छोड़ के ऑटोमेशन की तरफ नहीं आते तो लॉन्ग टर्म्स के अंदर आपका सर्वाइवल जो है वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है इसको टाइमली अडॉप्ट करना ये एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल है और बेनिफिशियल रहेगा, और इंडस्ट्री को इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। और मैनेजमेंट का ये काम है कि मैनेजमेंट जो है टाइमली डिसीजन ले। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है कैपेबिलिटीज़ नहीं है और एक सिस्टम अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म में वो सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसकी सेल्स भी बढ़ा सकता है और उसकी कॉस्ट को कम कर सकता है, तो मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवा कर और वर्कशॉप्स के थ्रू, मतलब कि जिस तरह भी आप देखें फिजिबल हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें और उनको सिस्टम सिखाएं। कई दफ़ा से हमारे पास ये भी आया है, एग्जामिन हुआ है और हमारा लिटरेचर इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस जो है, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास ओल्ड वर्कर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर जो आपके पास मैनेजमेंट का रोल आता है कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स बताती है और उन्हें मोटिवेट करती है कि वो ईज़िली जो है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और वो अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट है उसमें भी जो है वो फ्रूटफुल रोल प्ले करें। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास ई कॉमर्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन की कि हमारे पास ई कॉमर्स क्या चीज़ है, किस तरह से बेनिफिट हो सकती है। फिर हमने इंटरनेट की बात की कि इंटरनेट से हमारे पास कस्टमर को क्या बेनिफिट्स हुए, कस्टमर्स के साथ साथ कंपनीज़ को क्या बेनिफिट्स हुए, और जो हमारे पास दूसरे मुल्कों के लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ के दूसरे ओरिजिन कंट्री जिनकी डिफरेंट है, उनको क्या बेनिफिट हुआ। हमारे पास जो है शॉपिंग के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर हमने एग्जांपल ली थी इसके अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि फिजिकली जो एक शॉप एग्जिस्ट करती है, एक स्टोर जो है, उसकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत महदूद है, कुछ लोगों तक है, कुछ इलाकों तक है। बट अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया को अवेलेबल होगी, जबकि एक फिजिकल स्टोर जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को जो है एंटरटेन कर पाएगा। बट आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, उनको आप मार्केट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी उनको आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। मर्जर मानिया, हमारे पास जो मर्जर हैं ये मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है। आप देखें हमारे पास सोनी इरेक्सन की एक एग्जांपल देखिए, सोनी और इरेक्सन ने मर्जर किया। बहुत जो हमारे पास थी वो हमारे पास मोबाइल में, एक हमारे पास मोबाइल में डील कर रही थी इरेक्सन, जबकि सोनी हमारे पास वो कैमरा में थी। दोनों जब हमारे पास मर्जर हुआ तो उनका जो प्रोडक्ट आया सोनी इरेक्सन के नाम से, उसमें मतलब क्वालिटी के, कैमरा क्वालिटी के साथ साथ आपके पास जो है मोबाइल की जो क्वालिटी थी वो भी हमारे पास इम्प्रूवमेंट हुई। तो हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस ये जब आपस में मिले तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट जो है जब दिया, तो ऑलरेडी जो दोनों प्रोडक्ट्स के जो भी एक सोनी की जो अपनी क्वालिफिकेशन थी या जो सोनी की अपनी जो हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ थी, जो उनके फीचर्स थे, वो उन्होंने उस मोबाइल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। जबकि इरेक्सन ने सोनी के साथ मिलकर जब अपना किया तो आपने जो एक प्रोडक्ट आया कैमरा
कि एक मोबाइल विद कैमरा जब हमारे पास आया तो उसके हमारे पास जो है क्वालिटी इन्हांस हुई। इस तरह हमारे पास काफ़ी सी हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। और आजकल जो कंपनीज हैं दे प्रेफरेबली गो फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर करती हैं कि वो कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या एक्विजिशन आप दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो, मतलब उसको आप फुली जो है उसको आप बाय कर लेते हो। एक कंपनी दूसरी कंपनी का जो है फुली जो है वो पार्ट बन जाती है, बट जो नाम है वो हमारे पास मेजर कंपनी का रहता है। बट इन केस ऑफ मर्जर दोनों कंपनीज का हमारे पास जो है वो साथ नाम आता है। फॉर एग्जांपल हमने बात की सोनी एंड एरिक्सन। सोनी एरिक्सन ने जब मर्जर किया तो दोनों का नाम जो है आपस में वो अलाइन हुआ। मर्जर का क्या बेनिफिट है हमारे पास कंपनीज को? हमारे पास इस तरह हमने लास्ट में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर के कंपनीज के पास जब कुछ स्किल नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि वो आउटसोर्स करते हैं, वो बाहर से बंदा हायर करते हैं। जब वो बंदा बाहर से हायर करते हैं तो ऑलरेडी कंपनी की जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास क्या होता है वो नहीं रहती। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बेनिफिट भी है हमारे पास कि जब आउटसोर्सिंग आप करते हैं, बंदा बाहर से थर्ड पार्टी से बंदा हायर कराते हैं, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाती है। वो जो हमारे पास करंट फेज जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एक बेनिफिट भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके मतलब कुछ हमारे पास नुकसानात भी हैं। तो मर्जर में हमारे पास ये बात हम करते हैं कि हमारे पास दो कंपनीज के अंदर अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपने तौर पर वो स्किल्ड होती हैं और अपनी फील्ड के अंदर वो क्या होती हैं, मतलब कि वो एक्सेल कर रही होती हैं। तो जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं तो क्या करते हैं कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी फीचर्स जो हैं उनको वो शेयर करती हैं। अब इस शेयरिंग से हमारे पास क्या होता है कि एक नया प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके अंदर उन दोनों कंपनी की जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास दोनों कंपनीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो जब मिलकर आते हैं तो एक इन्हांस्ड क्वालिटी जो है वो किसको मिलती है, कस्टमर को मिलती है। जब कस्टमर को एक इन्हांस्ड क्वालिटी मिलती है तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है उस प्रोडक्ट की वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास बढ़ जाती है। तो मर्जर में कंपनीज जो है अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी देखती हैं कि कई दफ़ा कंपनीज के पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक कंपनी के पास क्या है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो वो क्या करते हैं, वो मर्जर कर लेते हैं। मर्जर कंपनी क्या होती है कि वो उस पार्टिकुलर स्किल के अंदर या उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या होती है कि वो हमारे पास क्या होती है, वो एक मार्केट लीडर होती है। तो वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को, मार्केट लीडर को अपने साथ मिलाकर अपने प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है हमारे पास क्या होती है वो बढ़ जाती है। और प्रॉफिट ऑफ कोर्स जो है हमारे पास शेयर होता है। टॉप मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग के अंदर भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी हमारे पास दोनों कंपनीज के एंड पर होते हैं ताकि वो इस मर्जर को जो है सक्सेसफुल बना सके। जबकि हमारे पास एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड है और एक कंपटीटर है आपका जो कि आपके प्रोडक्ट को किसी न किसी तरीके से जो है वो क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर जो है वो कम कर रहा है। तो अगर एक कंपनी स्टेबल है तो वो क्या करती है कि वो उस प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेती है, उस कंपनी को एक्वायर कर लेती है। तो उसका फ़ायदा उसके पास क्या होता है कि उसका जो कंपटीटर है वो हमारे पास क्या होता है, हट जाता है और हमारे पास इस प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर है वो हमारे पास क्या होता है, वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल हम ले लें लेज़र सर्जरी की। सर्जरी तो हमारे पास है, हमारे पास पहले सर्जरी कैसे होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से, लेज़र के आने से सर्जरी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास क्या है वो हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो आसान होगी। इससे पहले फॉर एग्जांपल किडनी के जो आपके स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर जो आपके स्टोन्स थे वो प्रॉपरली ऑपरेट होते थे, ठीक है, प्रॉपर आपको ऑपरेशंस होते थे। बट लेज़र सर्जरी से उन तमाम स्टोन्स को क्या किया जाता है, वो डिसॉल्व कर दिया जाता है थ्रू लेज़र, ठीक है। तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं कस्टमर को, अगर आप पेनलेस सर्जरी दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें तो आपके पास पेशेंट्स के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी फैसिलिटेट होंगे, टाइम भी आपके पास बचेगी, कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट, इसके बाद आपके पास क्या है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। वॉर ऑन टेररिज्म हमारे पास हमने बात की, हमारे पास के चेंज आती है एनवायरनमेंट के अंदर। अगर वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुई है, एक करंट फिनोमेना है हमारी कंट्री का, तो वॉर ऑन टेररिज्म से हमारे पास क्या होगा कि इंडस्ट्री हमारे पास क्या होगी, वो पीछे रह जाएगी। तो हमने जो चेंज है उसको हमने अडॉप्ट करना है। जब हमारे पास वॉर ऑन टेररिज्म है तो इस करंट सिचुएशन के अंदर हमने अपना सर्वाइवल कैसे करना है, तो वी हैव टू प्लान स्ट्रेटजिकली। यहाँ पर आगे रोल होता है हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट का और स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकर्स का।
इस तरह हमारे पास इकोनॉमिक रिसेशन, अगर आपके पास कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन है और ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही, इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ रहा है, जीडीपी आपका जो है वो डाउन हो रहा है, आपके पास डेवलपमेंट के जो है वो मौके जो है वो कम से कम है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू कि आपको जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अगर गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा बिल है जिसने आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट किया है, सो नो व्हाट टू डू। तो स्ट्रेटजीज आपकी डिवाइस करनी है, स्ट्रेटजीज को आपने अपनी स्ट्रेटजीज को रीविजिट करना है, और उस रीविजिट का जो हमारे पास पर्पस है वो यही है कि हम इस करंट सिचुएशन के अंदर रहते हुए अपने प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को किस तरह से बढ़ा सकें। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हमने इसको टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। जिसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज के अंदर जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास है स्ट्रेटजिस्ट। स्ट्रेटजिस्ट कौन होता है हमारे पास? आप लोग इसको कुछ देखें, इसको गेस करें कि हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट कौन होता है। क्या फॉर्म में काम करने वाले सारे के सारे बंदे स्ट्रेटजिस्ट हैं, या जो हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजिस्ट है, या जो लोअर मैनेजमेंट जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं असल में वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, इंप्लीमेंट करते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम इसे किस तरह इंप्लीमेंट करें, या जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो स्ट्रेटजिस्ट हैं। आप लोगों के ख्याल में कौन स्ट्रेटजिस्ट है? जी हाँ, जो हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट है वो हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के काम आता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के फेज में जो है वो होते हैं, स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, या हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने वाले होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन वही हमारे पास लेते हैं। एग्जेक्टिव्स हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं। अगर हम किसी इंडस्ट्री की एग्जांपल लें तो वहाँ पे हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ साथ प्रेसिडेंट्स भी होते हैं। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो जो हमारे पास वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, जो कि मेन डिसीजन टेकर होता है यूनिवर्सिटी का फ्यूचर एडमिशन प्रोसेस, क्राइटेरिया ऑफ द एडमिशन, ईच एंड एवरीथिंग, फैकल्टी हायरिंग, सब कुछ वहाँ पर होता है। तो हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे एक एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर के बारे में आई होप कि आप लोगों को पता होगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर, चलिए मैं थोड़ा सा आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में मैं बात करता हूँ। एंटरप्रेन्योर हमारे पास क्या है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है, वो ग्रुप ऑफ मेंबर, वो दो लोग भी हो सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बट एंटरप्रेन्योर हमारे पास एक ऐसा बंदा जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करता है और वो रिस्क लेता है, अपना क्या करता है, रिस्क लेता है। एक बिजनेस नया आइडिया जनरेट, एक मार्केट आइडिया देखता है या एक नया आइडिया जनरेट करता है। आइडिया जनरेट करने के बाद वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करता है, वो रिस्क लेता है, अपना टाइम देता है और उस प्रोडक्ट को या उस बिजनेस को क्या करता है, वो आगे लेकर चलता है। ऐसे हम बंदे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो हमारे पास जब एक एंटरप्रेन्योर है, उसका अपना बिजनेस है और वो इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है, तो इस केस के अंदर जो स्ट्रेटेजिस्ट होगा वो आपके पास एंटरप्रेन्योरियल, वो बंदा जो इंडिविजुअल है जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, ही इज़ द स्ट्रेटेजिस्ट, कि वो अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएगा। आपने एक स्टोर खोला और वो स्टोर आपने खोला, किस लोकेशन के ऊपर ये स्टोर होगा, सक्सेसफुल रहेगा। आपने स्टोर बनाया, आपने इन्वेस्टमेंट भी की, आपने अपना टाइम भी दिया, आपने रिस्क लिया कि मतलब कि होपफुली इस लोकेशन के ऊपर मेरा प्रोडक्ट जो है, जो मेरा स्टोर जो है, ये सक्सेसफुल रहेगा। तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। उस बिजनेस के हवाले से, उस स्टोर के हवाले से आपने जो भी चेंजेस करनी है, प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, किसको बेचना है, कितनी प्राइस पर बेचना है, आपके जो स्टोर के अंदर कितने चिलर्स होने चाहिए, कितने आपने, whether आपने एयर कंडीशन लगवाना है, जो भी आपने चीज़ अपने उस स्टोर के हवाले से, ईच एंड एवरी डिसीजन यू आर द स्ट्रेटेजिस्ट। आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि आपके स्टोर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो आ सके। तो आप जो है उसके वो है मेन डिसीजन मेकर्स हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रेटेजिस्ट है वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशंस के मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं। इनका काम क्या है स्ट्रेटेजिस्ट का? जो एक सबसे इनका इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमारे पास है डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज, कि वो क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हैं। और जो हमारे पास स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द वेंचर। जो भी आपने एक अपना वेंचर कैपिटल स्टार्ट किया है, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप एक नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप एक नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एक नया डिपार्टमेंट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डीन ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है
वो रिस्पॉन्सिबल है उस वेंचर की सक्सेस का या उस वेंचर के फेल्योर का। हमने इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है कि एक स्ट्रेटजिस्ट जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में और कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन करने में, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करना और स्ट्रेटजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ये जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, yes they are feasible for the current market need, or through implementation of these strategies we can easily capture a larger market share। ये सारी चीज़ें आपके पास इसका पार्ट होंगी। तो हमने बात की कि हमारे पास जो स्ट्रेटजिस्ट है वो हमारे पास स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। फिर डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास ये स्ट्रेटजिस्ट है, ये जो बंदा है या बंदे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हमारे पास हैं, एक बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे पास हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, किसी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट्स हैं। इनकी साइकोलॉजी, इनकी फिलॉसफी, इनका वैल्यू, इनका जो है वैल्यू सिस्टम जो है, इनका विलिंगनेस टू टेक रिस्क। अगर एक बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनिशियली इट इज़ अ रिस्क, आपको नहीं पता कि ये मार्केट में एक्सेप्टेबल है या नहीं। मार्केट में एक्सेप्टेंस है, लेकिन जब आप मार्केट सर्वे आपने किया तो आपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डाटा नहीं लिया, आपने छोटे से सैंपल से डाटा लिया, और उस सैंपल की जब आपने सैंपल की जो आपके पास स्टेटिस्टिक आई उसके ऊपर आपने डिसाइड किया यस दिस प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल। बट आप फिर भी श्योर नहीं होते, कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, क्योंकि आपको मार्केट नीड का पता है कि मार्केट के अंदर ये चीज जरूरत है, बट किस हद तक जरूरत है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी प्रोडक्ट कितनी ज्यादा है उसके बारे में आप श्योर नहीं होते, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो इस जगह पर जो आपके पास स्ट्रेटेजिस्ट है, इफ दे आर गुड इन टेकिंग रिस्क, वो डिसीजन मेकिंग में तो अच्छे हैं, लेकिन क्या वो रिस्क टेकर हैं, उसके इंटरनल है अब उसका कि वो रिस्क लेना चाहते हैं या वो रिस्क नहीं लेते, साइकोलॉजिकली वेदर दे आर मोटिवेटेड टू टेक रिस्क फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो रिस्क तो है। अगर प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में हुई तो ऑफ कोर्स आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा उस प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना हुई देन व्हाट, फिर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो आपके पास कंसर्न फॉर प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ऑन, उसका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। तो ईच मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं ये वेरी करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिस्ट है वो रिस्क लेना चाहता है, दूसरा कहता है मैं तो रिस्क नहीं लेता, उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर रिस्क जो है वो एक वाकया ही रिस्क है। तो हमारे पास मतलब कि फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन स्ट्रेटेजिस्ट वेरी करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं एक स्ट्रेटेजिस्ट के साथ रहती हैं। जो हमारे पास स्ट्रेटेजिस्ट है ये कहाँ पे हमें हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है टू गैदर, एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। आप प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट सर्वे करते हैं, डाटा लेते हैं, गैदर करते हैं, उसको फिर आप स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं, आप उसको डिस्कस करते हैं अपने दूसरे बोर्ड मेंबर्स के साथ, उसे आप डिस्कस करते हैं अपने पास मार्केट की जो हमारे पास डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कि आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड कभी आई, क्या हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ये मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, इस तरह की चीज़ें फिर आप अपने देखते हो इंटरनली, अपने देखते हो कैपेबिलिटीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमें नया सेटअप बनाना पड़ेगा या हम अपने प्रेजेंट सिस्टम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम इस प्रोडक्ट को आगे लेकर जा सकते हैं या हम इस प्रोडक्ट को ईजिली जो है वो बना सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, मार्केट से डाटा लेना, उसे एनालाइज करना, फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करके डाटा को इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट। जब हमारे पास डाटा होता है तो हमारे पास एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब आप डाटा को प्रॉपरली एनालिटिकली अरेंज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर वो डाटा हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आता है, एंड देन दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और प्लान बनाने के हमारे पास आगे हमारे पास वो हमारे पास काम आता है। ट्रैक इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव ट्रेंड्स, ये हमारे पास स्ट्रेटेजिस्ट का काम होता है कि वो नज़र रखे हमारे पास इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्री के अंदर करंटली जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन से जो है कंपटीटर्स जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, और उन्हीं मार्केट नीड्स को देखते हुए वो भी अपने स्ट्रेटजीज को क्या करे, वो हमारे पास डिज़ाइन करे। हमारे पास हमने बात की कम्पिटिटिव ट्रेंड्स, इंडस्ट्री एनालिसिस भी इसी का एक हिस्सा है कि आप इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं डिफरेंट, वो हमारे पास
इस नीड को पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करते हैं, तो उनको भी देखते हुए हम अपनी तमाम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो स्ट्रेटजिस्ट का एक ये भी रोल है कि वो नजर रखे, इंडस्ट्री को ट्रैक करे और इंडस्ट्री की जो ट्रेंड्स हैं उनको भी वो ट्रैक करे। डेवलप फोरकास्टिंग मॉडल्स एंड सिचुएशन एनालिसिस। फोरकास्टिंग मॉडल्स बहुत ज़रूरी हैं अपने फ्यूचर को जो है फोरकास्ट करने के लिए। फोरकास्टिंग को अगर हम आसान लफ्ज़ों में जो हम उसको हम एक्सप्लेन करें तो फोरकास्टिंग ये होता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हो। आप आज में रहते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए आप अपने नेक्स्ट 5 ईयर फ्यूचर को जो है उसको फोरकास्ट करते हैं, उसके आप एस्टिमेशन करते हैं, उसको आप जो है वो विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर में हमें यहाँ पर होना है और यहाँ पर होने के लिए हमें ये वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इस जगह तक टाइमली जो है वो पहुँच सके। तो जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो डिफरेंट फोरकास्टिंग मॉडल्स को यूज़ करते हैं। अगर आप देखें हमारे पास एक स्ट्रेटेजिस्ट है एंड ही इज़ गुड इन स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड ही इज़ अ गुड रिसर्चर। तो वो क्या करेगा कि वो अपने फोरकास्टिंग मॉडल्स जो हमारे पास हैं, टाइम सीरीज डाटा के लिए अलग से फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पैनल डाटा के लिए अलग से हैं, कंटिन्यूस डाटा के लिए हमारे पास अलग से फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं। अगर वो उन फोरकास्टिंग मॉडल्स को यूज़ करते हुए फ्यूचर ट्रेंड्स को अभी से देख लेता है तो वो क्या करता है, वो अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है। वो सिचुएशन को एनालाइज करे कि करंट सिचुएशन में तो ये प्रोडक्ट का ये वाला है जो है वो रहा है, ये ट्रेंड रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या रहेगा। जो फोरकास्टिंग मॉडल के कहते हैं वो अपने पास क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट से उसकी बेस पर वो नेक्स्ट ईयर को एस्टिमेट करते हैं। जब हमारे पास मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट लें, हमारे पास डाटा लास्ट 20-30 ईयर्स का होता है, तो उन लास्ट 20-30 ईयर्स को देखते हुए हम जो है फ्यूचर के 10, 15 या 20 साल उनको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन है फ्यूचर की, ये हमारे पास स्ट्रेटेजिस्ट का काम होता है। वो फ्यूचर नीड्स को देखते हुए आज डिसीजन लेता है ताकि कल वो क्या कर सके, उसको प्रॉपर्ली क्या कर सके, वो अवेल कर सके। तो फोरकास्टिंग मॉडल्स की जो है उनके बारे में नो हाउ, उनके बारे में अवेयरनेस और उनका यूज जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट को हेल्प करता है। एवेल्युएट कॉर्पोरेट एंड डिविजनल लेवल स्ट्रेटेजी। जो हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट सेटअप हैं, उसके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना सेटअप है, तहसील लेवल पे अपना सेटअप है, यूनियन लेवल पे अपना सेटअप है। इसी तरह हमारे पास जो है डिवीजनल लेवल स्ट्रेटेजी, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं, मार्केटिंग का अपना डिवीजन है, HR का अपना डिवीजन है, R&D का अपना डिवीजन है। तो उन तमाम की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना ये भी एक स्ट्रेटेजिस्ट का काम है। अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उनको, एडवर्टाइजमेंट का क्या रिस्पांस रहा, उनको R&D की जो सजेशंस आई हैं, करंट जो हमारे पास स्ट्रेटजीज के ऊपर R&D मॉनिटर कर रहा होता है आपके पास एनवायरनमेंट को, और वो आपको स्ट्रेटजीज देता है कि ये वाले जो है सजेशंस देता है कि इस तरह करने से हमारे पास करंट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करके हम मार्केट शेयर अपना बढ़ा सकते हैं। तो वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर उसका जो है फोकस होता है और उस चीज़ को करता है। तो हमारे पास जो है कॉर्पोरेट और डिविजनल लेवल की जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करना भी हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट का काम है। देन स्पॉट इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे पास सबसे मेजर एक हमारे पास इसका काम है हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट का, वो यही है कि वो मार्केट के अंदर से अपॉर्चुनिटी जो है तलाश करे और अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक जो है उस अपॉर्चुनिटीज को क्या करे, अवेल करने की कोशिश करे। आइडेंटिफाई बिजनेस थ्रेट्स, जो बिजनेस के थ्रेट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई करे और अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपने इंटरनल प्रोसेसेस हैं, अपने HR के हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उनको इम्प्रूव करें ताकि वो जो थ्रेट्स हैं वो कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन फ्यूचर क्राइसिस का सोर्स ना बन जाए, ताकि उन थ्रेट्स को टाइमली जो है वो आप एंटरटेन करें, टाइमली जो है आप अपने जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी चेंजेस हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करें ताकि आप बेहतर तरीके से उन थ्रेट्स को जो है वो टैकल कर सकें। डेवलप क्रिएटिव एक्शन प्लान्स, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका फंक्शन है कि उसने प्लान्स बनाने हैं, उसने प्लान ऑफ एक्शन बनाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को देना है ताकि इन फ्यूचर जो है वो बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी क्या हो सके, वो इम्प्लीमेंट हमारे पास हो सके। तो हमारे पास हम इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हु इज द स्ट्रेटेजिस्ट। एनी मैनेजर हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ यूनिट, एक सिंगल यूनिट और डिवीजन या सब यूनिट्स उसके जो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिट, कि वो रिस्पॉन्सिबल का यूनिट है, यूनिट जो है उसका वो रिस्पॉन्सिबल है, या डिवीजन्स का वो रिस्पॉन्सिबल है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आउटकम, जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, जो उसको लॉस हो रहा है, उसके लिए भी स्ट्रेटेजिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। और डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर अ मेजर पीस ऑफ द बिजनेस इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर। किसी भी एक मेजर पोर्शन जो है बिजनेस का, जहां पे आपने डिसीजन लेना है, वो हमारे पास स्ट्रेटेजिस्ट है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो है सीईओ जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट का जो है वो जो है मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, अगर वो वेल प्लान्ड है और इम्प्लीमेंटेशन फेज पे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की गई हैं, तो वही स्ट्रेटजी जो है हमारे पास एक प्रॉफिट और लॉस का भी सबब बनती हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट जो है स्ट्रेटेजीज बनाता है, इंप्लीमेंट करवाता है, और फिर आगे हमारा एवेल्युएशन हुआ, पता चलता है हमारे पास प्रॉफिट हुआ या हमारे पास लॉस हुआ। तो स्ट्रेटेजिस्ट अपना रोल जो है यहाँ प्ले करता है और उसकी मेजर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो ऑथोराइज होता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में हम थोड़ी सी एक और बात डिस्कस करें तो हमारे पास हमने बात की कि विजन हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है। विजन स्टेटमेंट व्हाट वी वांट टू बिकम, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, एक फ्यूचर विजन है। विजन इंक्लूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, इट्स पर्पस ऑफ बीइंग, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई किस लिए गई, उसका पर्पस क्या है, ये चीज जो है आपकी विजन स्टेटमेंट जो है इस चीज को आपको जो है वो डिस्क्राइब करते, एक्सप्लेन करते। कंसंट्रेट ऑन द फ्यूचर, हमारे पास फ्यूचर के ऊपर देख रहे होते कि हम असल में नेक्स्ट 5 ईयर में कहां पर होंगे, नेक्स्ट 5 ईयर में हम क्या होंगे। तो ये हमारे पास एक विजन स्टेटमेंट है, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव को हमारे पास इसमें देखा जाता है। फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका विजन डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो जब एस्टेब्लिश होती है तो वो अपने 2 से 3 प्रोग्राम क्या करती है, वो स्टार्ट करती है, लेकिन दे प्लान, वो विजन अपना बनाते हैं कि हम अगले 5 सालों में जो है इतने प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे और इतने अगले 5 सालों में हमने अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने 5000 7000 वॉट एवर द फिगर्स दे एस्टिमेट, वो एक बताते हैं कि हम अगले 5 सालों में यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास विजन स्टेटमेंट एक्चुअली एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि वो इस कारोबार में, इस बिजनेस में क्यों आए हैं और नेक्स्ट 5 ईयर में वो खुद को कहां पर देखना चाहते हैं। विजन जो है वो डायरेक्शन देता है आपको कि आप अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज इस तरह से बनाएं कि जो विजन आपका है आप उसको किस तरह से फुलफिल कर सके। हमारे पास हम एग्जांपल अगर लें विजन की, तो हम अमेज़न के एग्जांपल देखते हैं। अमेज़न जो है हमारे पास एक वेबसाइट है ऑनलाइन, amazon.com, आप देखें वहां पे आपके पास दुनिया की कोई भी बुक है, इट इज इजीली अवेलेबल। और वो मतलब कि आपके पास दुनिया की जितनी भी बुक्स होती हैं वो तमाम के तमाम आपके पास अमेज़न पर क्या होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं। तो आप इजीली कोई भी बुक हो आप उसको अमेज़न के थ्रू सर्च कर सकते हैं। हम अमेज़न के जो विजन स्टेटमेंट उसको हम देखते हैं। अवर मीन अमेज़न जो है, विजन इज टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। कस्टमर सेंटर्ड कौन उनके टारगेट हैं? ऑल दोज कस्टमर who are related with their business। उनका बिजनेस क्या है? बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना। बुक्स जितनी भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की बुक्स होती हैं उसके बारे में क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देना। तो जो भी बंदा बुक्स से रिलेटेड है, एकेडमिक से है, वो खुद पढ़ना चाहता है, स्कूलिंग से है, जहां से भी है, वो उनके कस्टमर्स हैं। टू बिल्ड अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे वांट टू बाय ऑनलाइन। नॉट ओनली बुक्स, बल्कि कोई भी चीज, कस्टमर कोई भी ऐसा कस्टमर जो कि ऑनलाइन कोई चीज बाय करना चाहता है, अमेज़न का ये काम है कि वो उस कस्टमर को फैसिलिटेट करे उस प्रोडक्ट को तलाश करने में। अब अगर आप अमेज़न की वेबसाइट पर जाएं और आप देखें उसकी जब वेबसाइट को, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास आपने कोई बुक सर्च की, फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आपने जो बुक लिखी फ्रेड आर डेविड, वो तो आपको मिल गई, इतनी कॉस्ट है, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास जो है चार्जेस इतने आएंगे पोस्टल के, व्हाटएवर, वो तमाम डिटेल्स आपको देंगे। बट उस बुक के साथ साथ वो आपको दूसरी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जितनी भी बुक्स जो मार्केट में और अमेज़न के स्टोर पर अवेलेबल है, वो आपकी सजेशन लिस्ट में आ जाएंगी। अगर आप उनमें से भी कोई चूज करना चाहें तो आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और अपॉर्चुनिटी है कि आप उस बुक के अलावा दूसरी बुक्स भी क्या करें, आप वो परचेज कर लें। तो ये हमारे पास एक अमेज़न का विजन है कि विजन हमारे पास फ्यूचर एग्जिस्टेंस। अमेज़न क्या चाह रहा है कि हमारे पास कोई भी बंदा जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है,
तो वो जो कुछ भी शॉपिंग करना चाहता है उसको अमेजोन के स्टोर के ऊपर वो मिलनी चाहिए। सो दिस इज देयर विजन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? विजन स्टेटमेंट टॉक अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी। विजन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि व्हाट यू वांट टू बी। यहां पे हमारे पास क्या, हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी, जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पर आप जाओगे कैसे। सो मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली लीड करती है टुवर्ड्स द विजन स्टेटमेंट। जो विजन आपने बनाया है, जो आपने अगले 5 इयर्स का प्लान बनाया है, मिशन स्टेटमेंट उसको फुलफिल करने के लिए, विजन स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए मिशन स्टेटमेंट क्या करती है? वो सपोर्ट करती है। मिशन स्टेटमेंट क्या चीज बताती है आपको? इट डिफाइंस द पर्पस एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू योर कस्टमर नीड्स एंड टीम वैल्यूज। आपके कस्टमर से रिलेटेड जो भी आपके पास पर्पस हैं, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको बताएगी, और आपके जो टीम वैल्यूज हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देगी। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट डू वी डू, हम क्या स्टेप्स लें, हम क्या एक्शन प्लान बनाएं, व्हाट मेक अस डिफरेंट, हमें कौन सी चीज दूसरों से मुख्तलिफ बनाएगी, हम क्या स्टेप्स लें कि हम अगले 5 सालों में अपने विजन, जो हमारी स्टेटमेंट है, उसको हम फुलफिल कर सके, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम किस तरह से अचीवेबल बना सके, हम क्या क्या गोल्स रखें, क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, हम क्या पॉलिसीज डिवाइस करें, हम क्या स्ट्रेटजीज डिजाइन करें कि हम उस 5 सालों के मिशंस को हम किस तरह से फुलफिल कर पाएं। ठीक, तो ये हमारे पास व्हाट मेक अस डिफरेंस, हमें क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए कि हमें वो अपने कंपटीटर से जो है वो डिफरेंट बना दे, ये आपको मिशन स्टेटमेंट आंसर करेगी। फिर हमारे पास मिशन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में बताती है जो कि आपको लीड करती है टुवर्ड्स योर फ्यूचर। हम एक लाइफ स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैंसर के लिए काम करती है, इसका हम मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू इंस्पायर एंड एम्पावर पीपल इफेक्टेड बाय द कैंसर। देयर मिशन इज टू इंस्पायर एंड एम्पावर। एम्पावर मीन give them the information, give them the capacity, skill improve करें उनको information दें, उनको decision making power हम उनकी बढ़ाएं कि वो कैंसर के खिलाफ जो है वो बेहतर तरीके से क्या कर सकें, वो जो है फाइट कर सके हमारे पास। तो लाइफ स्ट्रॉन्ग का जो मिशन है, टू इंस्पायर एंड एम्पावर पीपल इफेक्टेड बाय द कैंसर। सो दिस इज द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हमने बात की क्या, मिशन स्टेटमेंट टॉक अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी, आप जो चाहते हो वहां तक आप कैसे पहुंचोगे। विजन स्टेटमेंट आउटलाइन वेयर यू वांट टू बी, आप कहां पर जाना चाहते हो। इट आंसर द क्वेश्चन वेयर व्हाट डू वी डू, हम क्या करें, व्हाट मेक अस डिफरेंट, हम खुद को कंपटीटर से किस तरह से वो जो है डिफरेंशिएट करें। इट आंसर द क्वेश्चन वेयर डू वी एम टू बी, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम नेक्स्ट 5 ईयर में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं, नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमारा क्या प्लान है। ठीक, कंट्रीज बनाती हैं हमारे पास 2020 का जी विजन स्टेटमेंट हमारे पास है। विजन स्टेटमेंट क्या है कि हमने इस इलाके से जो है वो पॉवर्टी जो है उसे हमने खत्म करना है। तो ये एक उनका फेज है कि 2020 में उन्होंने खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए उनको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, गोल्स बनाने पड़ेंगे, गोल सेट करने पड़ेंगे, पॉलिसीज आपको डिजाइन करनी पड़ेंगी। ये तमाम चीजें आपके पास क्या हैं, वो लिंक्ड है। तो इन इस लिंकेज को वो बनाएंगे तो वो उस विजन को जो है वो फुलफिल कर पाएंगे। और हमारे पास क्या डिफरेंस इनके दरमियान, मिशन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर को लीड करते हैं। अब विजन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द फ्यूचर, अगले 5 सालों में आप कहां पर होंगे। सो इट ऑलवेज टारगेट द फ्यूचर। योर मिशन स्टेटमेंट में चेंज, ये चेंज हो सकती है, बट इट शुड स्टिल टाई बैक टू योर कोर वैल्यूज, कस्टमर नीड्स एंड योर विजन। मिशन स्टेटमेंट कस्टमर नीड्स के ऊपर, कस्टमर नीड्स भी मार्केट सिचुएशन की तरह चेंज होती रहती हैं। जिस तरह कस्टमर नीड्स चेंज हो रही है, हमारा मार्केट सिचुएशन हमारे पास वो हमारे पास क्या हो रही है, वो भी हमारे पास चेंज होती रहती है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट, इसको जो हम देखते हैं कि हमारे पास विजन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए मिशन स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। योर विजन स्टेटमेंट रिमेन इंटैक्ट इवन इफ द मार्केट चेंज ड्रामेटिकली, बिकॉज इट स्पीक टू व्हाट यू रिप्रेजेंट, नॉट जस्ट व्हाट यू डू। व्हाट यू रिप्रेजेंट, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये उसको बता रही होती है, ये फ्यूचर को टारगेट कर रही होती है, ये करंट सिचुएशन को टारगेट नहीं कर रही होती। तो मिशन स्टेटमेंट हमारे पास चेंज हो सकती है, बट हमारे पास जो विजन स्टेटमेंट है वो हमारे पास इंटैक्ट रहती है, वो चेंज नहीं रहती। लास्ट हमारे पास जो इसमें पॉइंट है वो हमारे पास है, इट लिस्ट द ब्रॉड गोल्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। ये बताती है, ये ब्रॉड गोल्स को डिस्कस करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई थी।
जबकि जो हमारे पास विजन स्टेटमेंट इट लिस्ट वेयर यू सी योरसेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, आप अगले कुछ अरसे में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास विजन और मिशन स्टेटमेंट का हमने कंपैरिजन किया। होप यू आर वेरी मच क्लियर विद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द विजन स्टेटमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मिशन स्टेटमेंट, और इनका कंपैरिजन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली होगा। जो आपके पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास हैं वो हमारे पास स्वॉट एनालिसिस की मैंने बात की। हमारे पास स्वॉट एनालिसिस को हम अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी। बस एस हमारे पास स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू हमारे पास जो है वो वीकनेसेस के लिए होता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। जो स्ट्रेंथ्स हमारे पास होती हैं वो हम डिटरमिन, स्ट्रेंथ से वीकनेसेस हम डिटरमिन करते हैं कंपनी के कंपिटिटर्स के रिलेटिव, हम उसको डिस्कस करते हैं। इससे हमारे पास जो है मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कंप्यूटर सिस्टम आप देखते होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन तमाम जितने भी हमारे पास ये फील्ड्स हैं इनके अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो है वो स्ट्रेंथ वीकनेसेस को हम यहाँ पर देखते हैं। जबकि अपॉर्चुनिटीज हम इकोनॉमिक जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर देखते हैं, सोसाइटल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये हम तमाम के तमाम जो हमारे पास है यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कल्चरल के अंदर हमारे पास क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, कल्चर हमें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पर होती हैं। मार्केट चेंज होती है, मार्केटिंग सिचुएशन चेंज होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर बदलते हैं, सोशल में चेंजेस आती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, रिसेशंस हमारे जब भी आएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें जो होंगी हमारे पास वो चेंज होंगी। तो ये जब चेंज होंगी तो ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज जो हैं दोनों का, या तो उनके लिए थ्रेट बढ़ जाएगी या उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है कंट्रोल से जो है वो लिमिट से जो होती हैं वो हमारे पास बाहर होती हैं। जो हमारे पास important हमारे पास important अदर चीजें हमारे पास objectives can be defined as specific result that organization seek to achieve in pursuing its basic mission। तो मिशन को अचीव करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं, स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम परस्यूइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। आपने स्ट्रेटजीज बनाई और आप लॉन्ग टर्म में उन स्ट्रेटजीज से कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास 2 से लेकर 5 साल के टाइम इनका जो है ड्यूरेशन होता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं स्ट्रेटजीज जो कि हम शॉर्ट टर्म किसी चीज़ को अचीव करने के लिए लेते हैं, हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। उनका हमारे पास टेन्योर जो हमारे पास 1 मंथ से लेकर 6 मंथ के दरमियान हमारे पास हो सकता है, हमारे पास 5 से 8 मंथ के दरमियान हो सकता है। तो वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं जो किसी प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या होती हैं, प्रेजेंट द एक्शंस टू बी टेकन टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हम एक्शंस लेते हैं वो हमारे पास कहलाती हैं स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज आर मेंट बाय विच द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। स्ट्रेटजीज के थ्रू हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आर द शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अचीव टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। एनुअली ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं कि इस साल हम ये करेंगे, ये हमारा पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस साल हम इनको पूरा करेंगे तो नेक्स्ट ईयर इन ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने से हम जो है नेक्स्ट ईयर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। तो हम इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक्चुअली लीड कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इस साल आपने ये वाला, आप अपने जो भी एक आपका प्रोजेक्ट है उसको फेज में डिवाइड करते हैं कि इस साल हमने ये करना है, सेकेंड ईयर हमने ये करना है, थर्ड ईयर हमने ये करना है, फोर्थ ईयर हमने ये करना है। तो ये हमारे पास जो ऑल द 4-5 ईयर्स हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो आपने किया वो जरूरी था सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर में जो आपने किया वो जरूरी था थर्ड ईयर के लिए। जो आप सेकंड ईयर में करेंगे तो वो थर्ड ईयर का आपके पास जो है प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, वरना शायद वो आपको वहां पर हेल्प ना कर सके। तो ये तमाम चीजें लिंक्ड हैं। तो जो हम एनुअल ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं वो हमारे पास किसके लिए, हम अपने मतलब के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए करते हैं। पॉलिसीज आर मेंट बाय विच द एनुअल ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलिसीज बनाते हैं। तो आपने देखा कि तमाम चीजें इंटरनली हमारे पास क्या लिंक्ड है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि वो हम पॉलिसीज बनाते हैं और उससे हमारे पास स्ट्रेटजीज भी जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। अगर हम अपने लेक्चर को समराइज करें तो आज हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, हमने विजन मिशन को पढ़ा, हमने उसका कंपैरिजन किया, फिर हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज,
हमने पॉलिसीज़ की बात की, हमने स्ट्रेटजीज़ की बात की, स्ट्रेटजिस्ट क्या होता है हमने उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इंट्यूशन एनालिसिस हमारे पास क्या होता है। एक जो हमारे पास CEO है, जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी इंट्यूशन जो है वो किस तरह से जो है हेल्प कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाने में। पिलर्स ऑफ इंट्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, पिलर्स किस चीज़ से एक ह्यूमन की इंट्यूशन जो है वो पावर बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंट्यूशंस के क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जो हमने बात की स्ट्रेटजिक डिसीजंस की, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक प्लानिंग की, उसके हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपने इंट्यूशन एनालिसिस और स्ट्रेटजिक ऑफ द बिजनेस प्लानिंग हम इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।